Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बच्चों चैप्टर 14 को ख़त्म किया था, ऊर्जा के स्रोत, वो हमने पढ़ा था। उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी आपको मैंने बताए थे। चलिए आज हम करते हैं अगला चैप्टर शुरू, आपका चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। इसमें बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे पर्यावरण में कि हमारा पर्यावरण होता क्या है, इसका मतलब क्या है, किस तरह से इसको काम किया जाता है, किस पर इसके जो है कौन कौन सी विभिन्न प्रक्रिया इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बच्चों जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण। तो इसमें हम देखेंगे जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इन चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र में क्या होता रहता है, नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है विभिन्न रूपों में इकट्ठा होता रहता है और बदलता रहता है और एक नाइट्रोजन चक्र बनाता है। दूसरा चक्र आपको उदाहरण के रूप में कार्बन चक्र है। इसमें क्या होता है, कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। आपने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और इसके एक चक्र का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण का क्या मतलब है। देखिए, पर्यावरण में आती है आपकी वे सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती हैं। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हवा है, पानी है और जो हमारे आसपास रहते हैं। इसमें सभी जैविक और अजैविक यानी सभी जीवित और निर्जीव घटक शामिल हैं। जैविक में आएंगे आपके पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पक्षी, है ना, पशु। और अजैविक में आ जाएगी हवा, पानी, पहाड़, पत्थर आदि, ये सभी घटक शामिल हैं। इसीलिए सभी जीवों के अलावा इसमें जल एवं वायु भी शामिल है। तो ये हुआ पर्यावरण। यानी पर्यावरण क्या हुआ, हमारे जो हमें सभी चीज़ें आसपास से घेरे रहती है वो हमारा पर्यावरण हुआ। अब आता है बच्चों पर्यावरणीय अपशिष्ट। यानी पर्यावरण में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए, जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाले विभिन्न पदार्थों में जो अपशिष्ट जो रह जाते हैं, जिनमें से बहुत से अपशिष्ट जैव प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और बहुत से ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका अपघटन जैव प्रक्रियाओं द्वारा नहीं होता। ठीक है, और वे क्या होते हैं, पर्यावरण में ही बने रहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं हम पर्यावरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो पर्यावरणीय अपशिष्ट पदार्थ क्या हुआ है, ऐसे पदार्थ जो जीवों द्वारा उपयोग किए जाने के बाद अपशिष्ट रह जाते हैं और जो कि जैव प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो अपघटित नहीं होते, उनको बोलते हैं हम जैव प्रक्रियाओं के द्वारा जो बच जाते हैं अपघटित होने से, उनको बोलते हैं हम पर्यावरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो इसके बाद आता है बच्चों आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो ये अपशिष्ट पदार्थ दो तरह के होते हैं जो बच जाते हैं। एक होता है जैव निम्नीकरण पदार्थ। अब जैव निम्नीकरण यानी जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटित यानी गल सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जैव निम्नीकरण पदार्थ। उदाहरण के लिए सभी कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे गोबर, सूती कपड़ा, जूट, कागज, फल सब्जियों के छिलके आदि, यह है जैव निम्नीकरण पदार्थ। ये आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, 6ठी से 8वीं तक आपने पढ़ा है। दूसरे बच्चों अजैव निम्नीकरण पदार्थ या इनको बोलते हैं हम जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटन नहीं होता है। ठीक है, उनको अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे, धातु के टुकड़े जैसे शीशा हो गया, लोहा हो गया और आपका पीतल हो गया आदि। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कुछ रसायन होते हैं और DDT आदि, ये सभी क्या है, बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं और विघटित नहीं होते। ये आपके दो तरह के जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों परितंत्र। अब परितंत्र क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। तो जैव निम्नीकरण पदार्थों के गुण क्या होते हैं बच्चों, ये पदार्थ सक्रिय होते हैं और इनका अपघटन होता रहता है और ये बहुत ही कम समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और ये पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचाते। तो ये हो गया आपके जैव निम्नीकरण पदार्थ।
अब जो जैव अनिम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ अक्रिय होते हैं यानी इनर्ट होते हैं, यानी ये अभिक्रिया नहीं करते और इनका जैव अपघटन भी नहीं होता और ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और ये पर्यावरण के अन्य पदार्थों को हानि पहुंचाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के गुण। अब आता है परितंत्र। तो परितंत्र क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र के जीवित यानी जैविक और निर्जीव यानी अजैविक घटक मिलकर संयुक्त रूप से यानी इकट्ठे मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं परितंत्र या इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या हुआ, परितंत्र क्या हुआ, जो जैविक और अजैविक घटक जो है मिलकर जो है किसी भी हमारे एक तंत्र का निर्माण करें उसको परितंत्र कहते हैं। जैसे बगीचा हो गया, तालाब हो गया, झील, खेत, नदी आदि। ठीक है, अब उदाहरण के लिए बच्चों बगीचे में विभिन्न प्रकार के जैव घटक जैसे घास है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल हैं आदि हैं। ये सभी जो हैं जीवों के रूप में मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जीव भी होते हैं। ठीक है, और अजैव घटक भी वहाँ होते हैं जैसे वायु है, मिट्टी है, तापमान है। तो इस तरह से एक बगीचे में ये सभी चीज़ें होती है। तो एक बगीचा एक पूरा इकोसिस्टम यानी परितंत्र है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर अब परितंत्र में दो तरह के घटक हैं, जैव और अजैव घटक। ये हमने पहले पढ़े। तो किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि ये क्या होते हैं, ये जैविक घटक कहलाते हैं। अब दूसरे होते हैं अजैव घटक। अब किसी भी परितंत्र के भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि जो है ये अजैव घटक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब परितंत्र हमने समझ लिया, परितंत्र क्या होता है, किसी भी जो सिस्टम बगीचा या आप किसी भी जगह पे जो जीवित और निर्जीव चीज़ों से मिलकर जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं हम परितंत्र। तो परितंत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। अब प्राकृतिक परितंत्र जैसे आपका वन हो गया, जो नेचुरल चीज़ें हैं, तालाब हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, ये है नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक परितंत्र। इसमें जो है नेचुरली सब कुछ पाया जाता है। दूसरा होता है आपका कृत्रिम परितंत्र यानी जो मानव निर्मित होते हैं, अपने आप बनाए जाते हैं, जैसे बगीचा, खेत, ये कृत्रिम परितंत्र यहाँ मानव अपने आप इनको बनाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम परितंत्र का फ्लो चार्ट कि ये किस तरह से होता है। देखिए परितंत्र आपको मैंने पहले बता दिया, परितंत्र जो है दो तरह का होता है, एक आपका मानव निर्मित, दूसरा होता है आपका प्राकृतिक परितंत्र। फिर मानव निर्मित में आते हैं आपके खेत, जलाशय, बगीचे आदि, जबकि प्राकृतिक परितंत्र में आता है आपका दो तरह के, फिर जलीय परितंत्र और भौमिक, यानी जो जल में परितंत्र पाया जाता है उसको हम जलीय परितंत्र बोलेंगे, जो भूमि पे जमीन पे पाया जाता है उसको हम भौमिक परितंत्र बोलेंगे। ठीक है, अब भूमि वाला परितंत्र होता है उसमें फिर से आपका एग्जाम्पल हो गया जंगल और रेगिस्तान, घास के मैदान आदि। जो जलीय परितंत्र है वो फर्दर दो तरह का होता है बच्चों। तो कौन कौन सा, एक होता है जलीय परितंत्र, दूसरा जैसे सागर और समुद्र जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, और दूसरा छोटे वाले वो भी जलीय परितंत्र होते हैं जैसे नदी और तालाब। तो ये परितंत्र हुआ बच्चों, परितंत्र के प्रकार हुए। हमने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझा और डेफिनेशन और वन बाय वन इनको किया। अब आगे आता है बच्चों जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, अब जीवन जो हमारा निर्वाह होता है, जिस प्रकार हम अपनी लाइफ को जीते हैं, उसके आधार पर जो है एनिमल्स को, जीवों को दो भागों में या तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, देखिए ये तीन भाग हैं आपके। पहला है प्रोड्यूसर उत्पादक, दूसरा आपका कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, तीसरा होता है आपका डीकम्पोजर यानी अपघटक। तो जीवों को हम जीवन के जीने की निर्वाह की कला के ऊपर तीन प्रकार में बांटते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार आपने याद रखने, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं बच्चों इनको। उत्पादक क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा, स्टार्च का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। कौन होते हैं प्रोड्यूसर, जो जीव सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं जैसे शर्करा, स्टार्च और प्रयोग के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम उत्पादक जीव। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे जो है और नीले हरे शैवाल जो है ये उत्पादक होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे होते हैं आपके कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होते हैं, वे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष यानी
इनडायरेक्टली, परोक्ष होता है आपका डायरेक्टली और अप्रोक्ष होता है इनडायरेक्टली। तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं? उत्पादकों के ऊपर। यानी परोक्ष का मतलब हुआ जो डायरेक्टली पौधों खाते हैं, जैसे पेड़ पौधों खाते हैं, जानवर पत्तियां खाते हैं, तो ये हो गए डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर। और अप्रोक्ष क्या हुए? ह्यूमन बींग्स, जो इनडायरेक्टली पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम पौधों के बने हुए सब्जियां खाते हैं, है ना, पौधों के फल भी खाते हैं, अनाज जो हम पौधों से निकालते हैं उस अनाज की सब्जी और चावल वगैरह बनाते हैं हम, या रोटियां आटे की बनाते हैं। तो अनाज जो है, गेहूं जो है पौधों से मिलता है, फिर हम गेहूं का, अनाज का आटा बनाते हैं, आटे से हम चपातियाँ बनाते हैं। तो हम इनडायरेक्टली जो है पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम हुए कंज्यूमर्स, ठीक है बच्चों। अब कंज्यूमर भी फर्दर 4 प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, पहला होता है आपका हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। वे जीव जो अपना जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं, यानी वो पेड़ पौधे ही खाते हैं, उनको बोलते हैं हम शाकाहारी। Those animal who eats or depend upon their food needs or they eat only plants are called herbivores, right? तो जैसे गाय, हिरन, बकरी, खरगोश, काऊ, डियर, ठीक है, गोट, रैबिट आदि। इसके बाद आपके दूसरे प्रकार के जीव आते हैं मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या हुए? Those animal who eats the flesh of other animals, यानी those एनिमल्स जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं दूसरों से, उनको बोलते हैं मांसाहारी, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। तो ये भी आपको समझ आ गए बच्चों। अब तीसरे प्रकार के जीवी होते हैं, वो होते हैं परजीवी, यानी इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट या परजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो स्वयं भोजन तो नहीं बनाते, परंतु ये अन्य जीवों के शरीर में से उनके ऊपर रहकर या उन्हीं से ही भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, परंतु वो दूसरे जीवों के से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उनके शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं हम परजीवी या पैरासाइट्स, ठीक है बच्चों। इसका उदाहरण है आपका प्लाज्मोडियम, फीता कृमि, जूं। हमारे सिर में जूं रहती है ना, जिससे हमें खारिश होती है। तो जूं क्या करती है? हमारे शरीर में एक पैरासाइट है जो हमारे शरीर से खून चूसती रहती है, तो वो हम उसको भोजन देते हैं, वो हमारे शरीर में रहती है। या जो आपके गाय है, भैंस है, आपने देखा होगा उनके ऊपर जो है छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, मतलब वो भी एक जुओं की तरह होती हैं, जिनको आपने कई बार चारागाह में चराते हुए देखा होगा आपने कि आपकी गाय के ऊपर या भैंस के ऊपर जो है कोई पक्षी बैठा हुआ है और वह उसके शरीर से जो है उन कीटों को खा रहा होता है। तो इस प्रकार जो बच्चों जो कीट होते हैं दूसरे के शरीर में रहते हैं, वो पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जीव होते हैं बच्चों, चौथे प्रकार के होते हैं सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स, जो सब कुछ खाते हैं। तो ओमनिवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल हु ईट्स बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, ठीक है। तो ओमनिवोर्स बच्चों ये आ गए आपके वे जीव जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं, उनको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स या सर्वाहारी, जैसे कौवा, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब तीसरा आ गया बच्चों आपका अपमार्जक या अपघटक या डिकम्पोजर। तो ये होते हैं आपके डिकम्पोजर, अपघटक या अपमार्जक। तो ये हमने जो ऊपर पढ़े 4 ये थे आपके उपभोक्ता के। तो हमने अभी पढ़े 3 टाइप के जो जीव होते हैं अपने भोजन की आवश्यकताओं के आधार पर, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। तो हमने उपभोक्ता पढ़े, वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है आपका डिकम्पोज यानी अपघटक। अब ये क्या होते हैं बच्चों? वे जीव जो मरे हुए जीव व पौधे तथा अकार्बनिक पदार्थों, अन्य कार्बनिक पदार्थों के जटिल पदार्थों का सरल विस्तार के विकसित कर देते हैं, उन्हें अपघटित कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जो मर जाते हैं जीव ना बच्चों, उनके शरीरों को गला सड़ाते हैं, सिंपल सी भाषा में उनको गला सड़ा देते हैं या उनको अपघटित कर देते हैं या इनको नष्ट कर देते हैं। चाहे वो शरीर फिर पक्षी का हो, मनुष्य जानवरों का हो, पेड़ पौधों का हो, किसी भी का हो, तो जो उनको नष्ट करते हैं, गला सड़ा देते हैं यानी विघटित कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम अपघटक या डिकम्पोजर। अब ये जीव क्या करते हैं बच्चों? मृत जीवों के अवशेषों को अपमार्जक करते हैं और अपमार्जक कहलाते हैं। ये जीव मृत जीवों के अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक कहा जाता है। जैसे जीवाणु, कवक, गिद्ध आदि, ठीक है। जैसे आपका फंगस और जीवाणु, फफूंदी और जीवाणु। चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद आता है बच्चों हमारा प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह का नियम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये आपने ध्यान से समझना है, ये आता है। प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। आहार श्रृंखला पढ़ेंगे, इसके अंदर पहले फूड चेन क्या होती है। तो आहार श्रृंखला और फूड चेन, देखिए जीवों की वह श्रृंखला जिसमें प्रत्येक चरण में एक पोषक स्तर का निर्माण करते हैं, जिसमें जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला बनाते हैं और इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आहार श्रृंखला क्या हुई बच्चों? आहार श्रृंखला एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रत्येक स्तर पर जो है एक पोषक स्तर होता है, मतलब जो भोजन अपने आप बनाता है, दूसरा वो उसको खाता है और एक दूसरे का फायदा होता है। तो एक दूसरे का आहार करते हैं और इस प्रकार जो है विभिन्न स्तरों में भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला बनती है और इसी श्रृंखला को हम बोलते हैं फूड चेन या आहार श्रृंखला। उदाहरण के लिए अब आपको बताता हूँ मैं, जैसे हरे पौधे हैं, ये फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है। हरे पौधों को कौन खाता है? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? बाघ। ठीक है, उसी तरह हरे पौधे को कौन खाता है? टिड्डा। उसको कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? ईगल यानी गिद्ध या चील। राइट, तो ये है आपकी एक आहार श्रृंखला। तीसरी आहार श्रृंखला है हरे पौधे, उनको बिच्छू खाएगा, बिच्छू को मछली खाएगी, मछली को बगुला खाएगा। अब हम इनको जरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं इस आहार श्रृंखला को बच्चों। ये आहार श्रृंखला है, ग्राफिकली देख लेते हैं। देखिए जो मैंने बताई, एक आहार श्रृंखला है जिसमें पौधे को हिरण खा रहा है, फिर हिरण को शेर खा रहा है। दूसरी आहार श्रृंखला क्या है? पौधे को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को ईगल यानी गिद्ध खा रहा है या बाज खा रहा है। उसके बाद तीसरी है हमारी पौधा है, पौधे को बिच्छू खा रहा है, बिच्छू को मछली खा रही है और मछली को हमारा बगुला खा रहा है। तो ये बच्चों एक आहार श्रृंखला बनती है इस तरह से। तो ये थी आपकी आहार श्रृंखला है। और दूसरा होता है हमारा आहार जाल, इसको भी देख लेते हैं। अब आहार जाल यानी फूड वेब क्या होता है, तो इसमें देखते हैं बच्चों। देखिए विभिन्न, इसमें क्या आता है? विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अब जैसे आपका मेंढक है, तो मेंढक को कई बार क्या होता है? सांप भी खाता है, कई बार दूसरे जीव जैसे आपके ये होते हैं आपके गिद्ध वगैरह, ये भी खा जाते हैं। तो मतलब एक से अधिक प्रकार के जीव जो है आपके दूसरे खाते हैं। अब जैसे आपका छोटा हिरण है, हिरण को शेर भी खाता है और बड़े बड़े अजगर भी खा जाते हैं डायरेक्टली। तो बच्चों ये क्या होता है? एक प्रकार के जीवों को 2 से अधिक जीव खा लेते हैं। तो क्या होता है? जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बन जाते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य एक आहार जाल बन जाता है। क्या होता है? एक सीधी श्रृंखला की बजाय एक आहार जाल जैसा बन जाता है जिसमें एक जीव को अधिक से अधिक जीव यानी 2 से अधिक जीव खाते हैं। तो ऐसा क्या होता है फिर इसमें आहार जो है संबंध जो है शाखान्वित, उसमें शाखाएं बन जाती हैं। ठीक है, और इन शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे हम आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल क्या हुआ? आहार श्रृंखला का एक शाखान्वित रूप, उसको हम आहार जाल कहेंगे। चलिए इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चे, ये एक आपका ग्राफिकल व्यू में मैं दिखाया हुआ है, ये एक जाल है, आहार जाल। इसमें क्या है? इसमें एक जीव को बहुत सारे जीव खा रहे हैं। अब देखिए पहले पौधा है, पौधे को क्या खाया? बिच्छू ने खा लिया। अब बिच्छू को किसने खाया? मछली को खा लिया आपने बगुले ने, और बगुले को शेर ने खा लिया। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? पौधे को खा लिया बिच्छू ने, ठीक है। वहीं इस पौधे को किसने खा लिया? हिरन ने भी खा लिया, इसको भी हिरन ने खा लिया। और इस पौधे को आपके चूहों ने भी खाया, है ना, खरगोश ने भी खाया, दूसरे छोटे टिड्डों ने भी खाया, मेंढक ने भी खाया। तो एक पौधे को विभिन्न प्रकार के जीव खा रहे हैं, फिर उन जीवों को विभिन्न प्रकार के जीव खा रहे हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक को सांप ने भी खा लिया और बगुले ने भी खा लिया, है ना। इसी प्रकार आपका ये आपका रैबिट है, रैबिट को किसने खाया? रैबिट को आपके लोमड़ी ने भी खा लिया, है ना। और लोमड़ी के बाद रैबिट को कौन? शेर भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक आहार जाल बन जाता है जहाँ पे एक जीव को एक से अधिक जीव खाते हैं, तो इसको बोलते हैं आहार जाल। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। इसके आगे वाला भाग इस चैप्टर का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी के साथ अगले वीडियो में हम अगले इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आराम से देखें, पॉज करें, जहाँ समझ नहीं आई आप उसको रिवाइंड करके सीखें, सुने ध्यान से, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म बताऊँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें।